दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस देश में विपक्ष के नेता और राजनीतिक दल की पहचान अपने साथ लेकर चलने वाले के खिलाफ एक दो नहीं, तकरीबन 2 दर्जे मुकदमे इस देश में उसी दौर में ठोक दिए गए जब इस देश में सत्ता बीजेपी के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल नाम लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी समाज को लेकर भी मानहानि के मुकदमे हुए। जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे और आज तो गृह मंत्री हैं, उनकी भी मानहानि को लेकर मुकदमे हुए। आरएसएस को लेकर भी मुकदमे हुए। वीर सावरकर का नाम लेकर भी मुकदमे हुए। इस देश के भीतर में किसी नेता के खिलाफ इतने कम दौर में इस तरीके से सत्ता ने अपने नाम के आसरे अगर मुकदमा ठोका होगा तो यह सोचकर ठोका होगा कि शायद यह मुकदमों में ही उलझ कर रह जाएंगे। और इसीलिए तो ईडी ने 5 दिनों तक लगातार 50 घंटे जब पूछताछ की हेराल्ड केस को लेकर, तो उस दौर के बाद भी गिरफ्तारी राहुल गांधी की क्यों नहीं हुई, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। और यह भी पूछ सकता है कि जब इतने मुकदमे ठोके गए तो फिर किसी पर भी कोई रास्ता निकल क्यों नहीं पाया, यानी समाधान तक बात पहुंची क्यों नहीं, और सिर्फ तारीख दर तारीख क्यों दी गई। और निचली अदालत अगर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे कैसे पलट देती है। तो क्या इस देश के भीतर में राहुल गांधी की पूरी राजनीति से मौजूदा वक्त में सत्ता घबराई हुई है? क्या उसे इस बात का डर हो चला है कि इस देश के भीतर में राहुल गांधी की राजनीति दरअसल एक ऐसी परिस्थिति को पैदा कर चुकी है जहां पे सत्ता सिर्फ कहते रह गया और राहुल गांधी उनके साथ बैठकर उनके दर्द को बांटकर और उनकी नई परिस्थिति को नई राजनीति में मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हुए दिखाई देने लगे, जो सत्ता के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। मेरे पीछे एक तस्वीर है। आज बात इस तस्वीर से ही की जाए क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से उड़ान भरे लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से गाड़ी से सुल्तानपुर पहुंचे, सुल्तानपुर की अदालत में उनकी पेशी हुई, वहां से निकले वापस लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में एक मोची की दुकान पड़ गई। मोची का नाम चैतराम है, जो उन्होंने कैमरे पर ही बताया। राहुल गांधी ने उनसे उनके दर्द के बारे में पूछा, उनके पेशे के बारे में पूछा और एक चप्पल लेकर उसे सीने की कोशिश भी की। यह तस्वीर दरअसल उधर की ही है। इस तस्वीर के आगे बागे देखिए, यह दुकान की तस्वीर है जिस दुकान में राहुल गांधी बैठे हैं। उसमें जूता लेकर देख रहे हैं, उसमें बकायदा संवाद हो रहा है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि समाज के उस तबके से राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक सरोकारों को जोड़ लिया, जिसको लेकर दिल्ली की सांसें लगातार फूलने लगी है। और नया सवाल यह आ गया है कि इस देश के तकरीबन 12 शहरों में राहुल गांधी की आवाजाही अगर मुकदमों को लेकर ही होने लग जाए और राहुल गांधी जिस तर्ज पर वहां के लोगों से जुड़ रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे ही अपनी राजनीतिक ताकत के तौर पर मान रहे हैं, तो फिर हर राज्य में बीजेपी की राजनीतिक जमीन नहीं खिसकेगी, बल्कि जो पूरा का पूरा हवा क्रिएट किया गया, बनाया गया सिर्फ एक व्यक्ति चेहरे और उसके चकाचौंध के आसरे, उसी के जरिए क्या ये मुकदमे हुए, क्योंकि उनका नाम भी शामिल है। और पिछले दिनों सूरत की अदालत ने जब फैसला दिया था और उसके बाद संसद सदस्यता का जाना, दिल्ली में घर का छीना जाना, सब कुछ तो हर किसी के जहन में है। लेकिन क्या मौजूदा वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल पलट चुकी है और अब सत्ता को लगने लगा है कि दरअसल ये मुकदमे ही उसके गले की फांस ना बन जाए? क्योंकि हर मुकदमे पर राहुल गांधी इसी तर्ज पर अगर जाते चले गए और जितनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आती चली गई और उस दौर में राहुल गांधी आम लोगों से उसी तर्ज पर मिलते चले गए जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौर में मिल रहे थे, तो फिर समूची राजनीति तो उन्हीं केस मुकदमों के इर्द गिर्द जाकर सिमट जाएगी और लोग सवाल करने लगेंगे कि किसकी मानहानि हुई है। क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है? मोची से मुलाकात, मोची का क्या कहना, बात आज इसी से शुरू की जाए।
राम चेत। कितने समय से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल। अभी राहुल गांधी जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने बात करी? हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। अच्छा सिलाई कर रखी है थोड़ा से, अच्छा अच्छा किस तरह से बनाते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा? हाँ जी। क्या अपने लिए भी कुछ बनवाया? नहीं नहीं, अपने लिए नहीं। अपने कौन सा जूता सिला था? जरा दिखाइए चप्पल सिले। दिखाइए दिखाइए। ये चप्पल इसको भी लगाए हैं? क्या दिखाइए? इसको चिपकाए हैं, अच्छा, इसको चिपकाए हैं, इसको सिलाई इसको सिलाई की है। अब आप कल्पना कीजिए, यह तो सुल्तानपुर का इलाका है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक जमीन हिली हुई है। और इसी तर्ज पर इस देश के भीतर में चाहे असम का कामरूप हो, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, या बांद्रा का इलाका हो, या ठाणे का इलाका हो, या फिर पुणे का इलाका हो, या फिर बिहार में पटना हो, या गुजरात में भी अहमदाबाद हो, सूरत हो, या झारखंड में रांची चाईबासा हो, सुल्तानपुर के इलाके में तो आज गए, लेकिन इसके साथ साथ बेंगलुरु है, दिल्ली है, और अहमदाबाद शहर भी उस दायरे में आता है जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किए गए। इन तमाम केसों को अगर आप परखना शुरू आज करें तो बात सुल्तानपुर से ही निकलेगी। और सुल्तानपुर को लेकर याद कीजिए, 4 अगस्त 2018 यानी ठीक 6 बरस पहले बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने सवाल किया राहुल गांधी से कि बीजेपी खुद को ईमानदार और साफ छवि की बतलाती है, क्या आपकी राजनीति उस तर्ज पर होगी? राहुल गांधी का जवाब था कि बीजेपी ईमानदारी और साफगोई राजनीति की बात तो करती है, लेकिन जिस पार्टी के अध्यक्ष पर ही हत्या के केस का आरोप दर्ज हो और वो आरोपी हो, तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि वो पार्टी ईमानदार है और स्वच्छ छवि की है? इस बात को लेकर सुल्तानपुर में उस दौर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लोकल बीजेपी लीडर, जिला कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी विजय मिश्रा, उनको बात चुभ गई और वो अदालत में पहुंच गए और उन्होंने केस दर्ज कर दिया। और केस आईपीसी की धारा 499 यानी अफवाह फैलाना और किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना, इस आरोप के तहत यह केस दर्ज हो गया। 2018 से लेकर 2024 के बीच में 12-13 बार बुलावा आया। 3 मौकों पर राहुल गांधी गए। याद कीजिए तो जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे 20 फरवरी को, तब गए। 2 मिनट की पेशी हुई, फिर छोड़ दिया गया। दूसरी तारीख 2 जुलाई को दी गई इसी साल। 2 जुलाई में चूंकि पार्लियामेंट चल रही थी, वहां भाषण थे, उस तारीख को आगे बढ़ाया गया। फिर 26 जुलाई दी गई जो आज की तारीख है। और आज 16 मिनट सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी ने गुजारे। यानी दिल्ली से सुल्तानपुर 700 किलोमीटर हवाई जहाज, सड़क, सब चीज करते हुए पहुंचे और वहां पर 16 मिनट अदालत के भीतर में उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं, मैं और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ही इस तरीके की राजनीतिक साजिश रची गई है। अब आप कल्पना कीजिए, कोई एक सामान्य पॉलिटिशियन हो या कोई एक इस देश का सामान्य व्यक्ति हो, इस तरीके से यह तो एक केस है, ऐसे अगर दर्जनों केस उस पर हो जाएं और सारे के सारे केस पॉलिटिकल वे में उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को लेकर और उसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हों, तो वह पूरी उम्र तो अदालतों के चक्कर लगाते हुए गुम हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं और इस बात को लेकर दिल्ली शायद उस राजनीति को पचा नहीं पा रही है, क्योंकि इस दौर में जनता के साथ ताल्लुकात सत्ता के खत्म से हो गए। जो बजट में नजर आया, अलग अलग पॉलिसी में नजर आया, सत्ता के कॉरपोरेट प्रेम में नजर आया, और इस देश के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने में भी नजर आया, और नौकरियां देने की स्थिति में सरकार नहीं है उसमें भी नजर आया। तो जब जनता से सरोकार नहीं होंगे और इस तरीके से राजनीति इस देश में की जाएगी तो उसका असर जो भी हो, लेकिन हमें लगता है आज पूरी की पूरी फाइल खोलनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के वक्त एक बात कह रहे थे, मेरे खिलाफ जितने केस करने हैं कर दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, ना मैं आरएसएस से डरता हूं, ना मैं बीजेपी से डरता हूं।
हेमंत जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। अब राहुल गांधी ये सोचते हैं और मानकर चलते हैं कि यह सत्ता राजनीतिक तौर पर उन्हें फंसाना चाहती है और उनकी जिंदगी से राजनीति को छीनकर अदालतों के चक्कर लगवाना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि चाहे ईडी की पूछताछ हो या तारीख दर तारीख इस दौर में दिया जाना हो, क्योंकि आज भी सुल्तानपुर की अदालत ने अगली तारीख 12 अगस्त तय कर दी। यानी क्यों तारीख तय की जब एक मुकदमे की पूरी सारी चीजें सामने हैं? यह सवाल किसी भी जहन में हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी टीम ने जो बातें तैयार की और हमने जो तमाम चीजों को मंगाया और समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे कैसे केस दर्ज हुए हैं। आरएसएस को लेकर अंजन कुमार वोरा जो विभाग संघचालक कामरूप असम के हैं, उन्होंने आरएसएस को लेकर मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पे ठोक दिया और यह असम के कामरूप में मुकदमा चल रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, उसमें जिला संघ कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी राजेश एम कुंटे ने एक केस दर्ज कर दिया भिवंडी में, वह भी केस चल रहा है। महाराष्ट्र के बांद्रा में भी गौरी लंकेश हत्याकांड में आरएसएस की भूमिका को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, उसमें आरएसएस के एक्टिविस्ट श्रुतिमान जोशी ने एक केस ठोक दिया, बांद्रा में भी केस चल रहा है। ठाणे महाराष्ट्र में गौरी लंकेश को लेकर इसी तरीके का केस आरएसएस के सदस्य विवेक चंपा नेरकर ने कर दिया, वह भी केस चल रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सावरकर को लेकर मानहानि का केस नृपेंद्र पांडे ने किया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पुणे महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर ही सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने केस ठोक दिया, वह भी केस चल रहा है। तो आरएसएस और सावरकर की एक अलग लकीर है। दूसरी लकीर है मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की। पटना बिहार में सुशील मोदी जी ने मुकदमा ठोका था मोदी समाज को लेकर, जो राहुल गांधी ने कहा खुद सुशील मोदी का निधन हो चला है, लेकिन यह केस अभी चल रहा है। सूरत में मोदी समाज को लेकर इसी तरीके से पूर्णेश मोदी ने, जो बीजेपी के एमएलए, उन्होंने केस ठोका। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा कि आप क्या कर रहे हैं, 2 साल की सजा क्यों दे रहे हैं। यानी एक पूरी प्रक्रिया के तहत निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक की परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे फंस जाए, इसकी व्यवस्था। और यह सिर्फ सूरत तक नहीं है, रांची में भी मोदी समाज को लेकर प्रदीप मोदी ने केस किया राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का लेकर। गिरगांव में भी नरेंद्र मोदी को मानहानि का मुकदमा नरेंद्र मोदी को लेकर मोदी महेश श्रीमल बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने केस किया। लखनऊ में भी मोदी समाज को लेकर एक डिफेमेशन केस हुआ, यहां दिलीप श्रीवास्तव ने किया, जो बीजेपी के काउंसलर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी समाज, ये वक्तव्य भी 2019 का है, तभी से चला आ रहा है, लेकिन उसमें एक और ताकतवर शख्स का नाम जुड़ा, ये थे अमित शाह। अहमदाबाद गुजरात में अमित शाह को लेकर मानहानि का मुकदमा कृष्णवंदन ब्रह्मपट, जो कि बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं, इन्होंने केस ठोक दिया। रांची में इसी तरीके से अमित शाह, जो सुल्तानपुर में भी केस ठोका गया, वो अमित शाह को लेकर ही केस है कि उनके खिलाफ क्यों कहा, क्या कहा और ये ऐसी क्यों बात थी, तो इनमें मानहानि का मुकदमा ठोका जाए। रांची में नवीन झा ने किया, जो बीजेपी कार्यकर्ता है। रांची से सटा हुआ चाईबासा का इलाका है, चाईबासा में प्रभात कुमार ने, जो बीजेपी के वर्कर हैं, उन्होंने भी अमित शाह के नाम पर वहां मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। इसी तरीके से सुल्तानपुर का मामला, ये तो एक लाइन है। इसके अलावे भी जो चुनाव के वक्त में म्यूजिक बज रहा था, उसमें कॉपीराइट वायलेशन को लेकर बेंगलोर की अदालत में एमआरटी म्यूजिक वालों ने उसमें राहुल गांधी को पार्टी बनाया। बेंगलुरु में ही बीजेपी ने एक मानहानि का मुकदमा अपने को लेकर कांग्रेस की पार्टी और राहुल गांधी पर ठोक दिया कि आप जिस तरीके से वहां पर नारे लगा रहे हैं, काम हो रहा है, जो भी है, उसको लेकर मानहानि ठोक दिया गया। अहमदाबाद में कोऑपरेटिव बैंक और उसके चेयरमैन ने मानहानि का मुकदमा, बैंक और उसके चेयरमैन ने, क्योंकि अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एक वक्त
बीजेपी के पुराने अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन सब बातों को लेकर राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे, उसमें भी ठोक दिया गया। दिल्ली की अदालत में एक पॉस्को केस चल रहा है कि एक रेप पीड़िता की पहचान सामने लाने के लिए, वो मामला भी दिल्ली में चल रहा है। और एक नेशनल हेराल्ड का मामला तो चल रहा है। एक लंबी प्रक्रिया के तहत ये सारे मामले अगर अदालतों के दायरे में किसी को फंसाना है और वो अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वो कैसे लड़ाई लड़ पाएगा, यह एक सवाल हो सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति ने तमाम परिस्थितियां पलट दी हैं, क्योंकि आज जब राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर तक जो हालात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर था और जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी अदालत के बाहर थी, उसने एक मैसेज दे दिया कि ये केस ही कहीं कांग्रेस की ताकत तो नहीं बन चुके हैं और कांग्रेस की ताकत में राहुल गांधी की मौजूदगी, वो एक केस में शामिल होने जा रहे हैं और फूल बरसाए जा रहे हैं। ये मैसेज है उस राजनीति के लिए जिसे लगता है कि दरअसल अदालतों के चक्कर लगाकर किसी की राजनीति को खत्म किया जा सकता है। तो एक नज़ारा हमें लगता है, एक पूरा नज़ारा देखिए जो लखनऊ एयरपोर्ट से शुरू होता है और सुल्तानपुर की अदालत तक पहुंचते पहुंचते कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़, मौजूदगी, सब कुछ नजर आता है। जाहिर है इस उत्साह, उल्लास और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हुजूम से लेकर आम लोगों की मौजूदगी भी उस जगह पे नजर आई जहां जहां राहुल गए। तो क्या राहुल गांधी की अपनी लोकप्रियता इस दौर में चरम पर है, या इस देश के भीतर में एक ऐसी राजनीतिक शून्यता है जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसा कोई नायक नहीं जो इस देश के भीतर पहचान बना सके? और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद की जिस राजनीतिक लकीर को खींचा है, उनकी मौजूदगी ही उस जगह की राजनीति को क्या बदल सकती है। सुल्तानपुर के इर्द गिर्द हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव खूब जीता है। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस जीत गई। सुल्तानपुर और उसके अगल बगल के इलाकों में समाजवादी पार्टी की मौजूदगी नजर आने लगी। सवाल यह पहली बार है कि अगर ऐसे मुकदमे जो राहुल गांधी पर थोपे गए या किए गए, उन मुकदमों को लेकर अगर वह इस देश के भीतर सिर्फ इसी आधार पर अगर घूमते चले जाते हैं, क्योंकि सारे मुकदमे का जो हम नाम ले रहे थे उसमें सिर्फ एक बेंगलोर में म्यूजिक कॉपीराइट वायलेशन का मामला ही है जिसका सीधा जुड़ाव बीजेपी से नहीं है, एमआरटी म्यूजिक वालों से है। इसके अलावे तमाम मुकदमे बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है, बीजेपी का चुना हुआ प्रतिनिधि है, बीजेपी से ही जुड़ा हुआ या आरएसएस से जुड़ा हुआ वो शख्स है, और आरोप भी बीजेपी के नेता और आरएसएस पे लगाए गए हैं। तो क्या इस देश के भीतर जो बीते 10 बरस में जिस राजनीतिक आश्रय से इस देश में जो कुछ भी हो रहा था, अब पहली बार सबको समझ में आने लगा है? और ये एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर बदलाव की है जो एक उम्मीद के आश्रय इस देश के भीतर में पुराने जो भी निर्णय सत्ता ले रही थी उस पर अब सीधा सवाल उठाने की परिस्थितियों को पैदा कर रहे हैं। और यही घबराहट दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली के भीतर और दिल्ली का संवाद या दिल्ली की आवाजाही लोगों के बीच हो नहीं पा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने देखा चुनाव के बाद से सार्वजनिक रैली वो कहीं करते हुए नजर नहीं आए। आज वो करगिल में जरूर नजर आए, लेकिन करगिल इस देश की शिराओं में बहता है जो युद्ध हुआ था, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। लेकिन याद कीजिए तो इस देश की सेना का भी राष्ट्रीयकरण करने के साथ उसका राजनीतिक लाभ उठाने की परिस्थिति 2019 के चुनाव में बहुत तेरी तरीके से खेली गई। लेकिन अब लोगों के भीतर यह सवाल है कि आप जिस राजनीति को कर रहे थे और जिस आश्रय कर रहे थे उसमें राहुल गांधी को लेकर 2019, 20, 21, 22 उसके पहले की परिस्थिति और उसके बाद की परिस्थिति में जब आप आज खड़े होते हैं तो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता या उनके गवर्नेंस के तौर तरीके या उनके सार्वजनिक रैलियों में दिए जाने वाले भाषण, आपको लगेगा एक झटके में इस देश के भीतर में पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया है, राजनीतिक शून्यता आ गई है और कहीं कोई नजर आ नहीं रहा है। और राहुल गांधी उम्मीद के आश्रय इसलिए हैं क्योंकि उनकी अपनी राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं टटोल रही है, बल्कि इस देश के भीतर में समानता और उस हक का सवाल खड़ा लगातार कर रही है जो संविधान में दर्ज है। यानी संवैधानिक परिस्थितियां भी इस दौर में कैसे राजनीतिक तौर पर दफन करने की कोशिश की गई, यह खुला खेल एक एक करके राहुल गांधी की हर यात्रा के साथ उभर जाता है। यानी राहुल गांधी अगर इस देश के भीतर लगातार घूम रहे हैं तो लोगों से उनका इंटरेक्शन और लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन, ये दोनों ठीक वैसे ही है जैसे आप कह सकते हैं 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर होता था। याद कीजिए, लाल किले पर भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी निकले तो उसके बाद चाणक्यपुरी थाने के पास एक बस्ती में वो झाड़ू लेकर चले गए, थाने में झाड़ू लगाने लगे और तब पता चला कि अब स्वच्छता अभियान इस देश में आ गया। लेकिन उस स्वच्छता अभियान की पूरी प्रक्रिया को जब आज तक आप परखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वच्छता के साथ साथ इस अभियान के जरिए प्रचार प्रसार राजनीतिक तौर पर और एक चेहरे को उभारने के लिए कैसे किया गया। और इस बार के बजट में भी स्वच्छता अभियान पर अच्छी खासी मोटी रकम रखी गई है। यानी योजनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक लाभ को एक चेहरे में समेट देने के लिए और उसी आश्रय पूरे गवर्नेंस के तौर तरीकों को लगातार सामने रखने की परिस्थितियों का क्या मौजूदा वक्त में अब अंत हो चला है और एक नई परिस्थिति इस देश में लोगों से जुड़ते हुए और उनको उनके हक को समझाते हुए और उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास करने की पहल, अगर ऐसे केसों के जरिए राहुल गांधी इस देश में ट्रैवल ही करने लगे तो सरकार कितने दिन बचेगी या सरकार की सांसें कितनी बार ऊपर नीचे होगी, यह सिर्फ समझा जा सकता है। और इसका असर कितना व्यापक होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। यह तो अच्छा है कि हरियाणा में कोई केस नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के भिवंडी में, बांद्रा में, ठाणे में, पुणे में, ये तमाम गिरगांव में, ये तमाम चीजें अगर आप देखना शुरू कीजिए तो स्थिति लगेगी कि क्या वाकई राहुल गांधी की राजनीतिक मौजूदगी उनके सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ चुकी है। और जो देश के भीतर मौजूदा बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि उसके पास अपने जरिए कोई मुद्दा नहीं बच पा रहा है और इस दौर में हिंदुत्व भी उसके हाथों से जा चुका या देश ने समझ लिया। यह संकट दो बड़ी बातों को इंगित कर रहा है। पहली बड़ी बात, सरकार, सत्ता या उसके द्वारा दर्ज मुकदमे ही राहुल की पहल को समाज के भीतर छोटे छोटे इलाकों से होकर उन निचली अदालतों तक भी ले जाएंगे तो वहां के राजनीतिक माहौल में एक ऐसी गर्माहट आ जाएगी जो मौजूदा बीजेपी सत्ता को डिगा देगी। दूसरी परिस्थिति है, खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस दौर में समाज के भीतर अगर सत्ता विरोधी हवा को और तेज कर देती है, यानी एंटी इनकम्बेंसी और तेज हो जाता है उनके समाज के बीच में आते ही या उनके भाषण देते ही, तो फिर बीजेपी के सामने इस दौर में सबसे बड़ा संकट यह है कि वो क्या करे। और इससे निकला हुआ आखिरी सवाल यही है, क्या बीजेपी के भीतर अब मोदी के विकल्प की जरूरत बीजेपी को ज्यादा है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी की मौजूदगी समाज के भीतर जितनी ज्यादा होगी
उतनी ही मुश्किल बीजेपी को और होने वाली है, और खास तौर से मोदी शाह की उस राजनीति को होने वाली है जो बीते 10 बरस से ठसक के साथ चल रही थी। शायद सच यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।